अच्छा चलिए आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं आज कि गब्बर सिंह जिसके पास कोई औलाद नहीं थी, कोई परिवार नहीं था, वो किसके लिए लूटपाट करता था? अगर आप में से कोई बता पाए तो ज़रूर बताइएगा। मैं बड़ा चिंतन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि गब्बर आके लुटेरा क्यों था? क्यों लूटता था वो लोगों को, आम जनता को? और साथ ही साथ एक और प्रश्न है कि बेनामी संपत्ति किसे कहते हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बेनामी संपत्ति का मतलब उन संपत्तियों से होता है कि जो होती किसी और की हैं लेकिन नाम किसी और का होता है, उसका इस्तेमाल कोई और करता है लेकिन वो नाम किसी और की होती हैं, उसकी रखवाली कोई और करता है आप कह सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वो व्यक्ति, वो जिसकी संपत्ति बेनामी संपत्ति है, वो उसका इस्तेमाल करता है। तो कुल मिला के ये जो डिफिनीशन दी जाती है हमारे समाज में कि फ़लाने को कोई औलाद नहीं है इसलिए फ़लाने बहुत ईमानदार हैं, फ़लाने का कोई घर परिवार नहीं इसलिए फ़लाने बहुत ईमानदार हैं, एकदम से गलत परिभाषा है। अगर आप समाज में देखें आप तो जिनके पास कोई औलाद नहीं है वो ज़्यादा भूखे हैं धन के और संपदा के। ये एक प्रैक्टिकल अनुभव मैं बता रहा हूँ, आपको जाने कैसा लगता हूँ। मैं सन्यासी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग आम जीवन में हैं और उनके पास औलाद नहीं है, परिवार नहीं है, ऐसे लोग ऐसा नहीं है कि ईमानदार होते हैं इसलिए कि उनके पास कोई है नहीं। ये पैसे की जो भूख होती है, जो ग्रीड होती है, जो लालच होती है, ये हर इंसान में एक समान होती है। वो किसके लिए छोड़ के जाएगा ये मतलब नहीं होता। जिनके पास परिवार है वो भी छोड़ के जाते हैं, जिनके पास नहीं परिवार है वो भी छोड़ के जाएंगे। तो ये कहना कि किसी के पास परिवार नहीं है, किसी के पास उसका अपना परिवार, अपने बच्चे नहीं हैं तो वो हर हाल में ईमानदार ही होगा, तो ये एकदम से गलत है जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो इस परिभाषा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आता है जिसे आप सिर्फ इसलिए ईमानदार मान लिए हों तो मैं कहूँगा कि इस मुगालते से बाहर निकलिए। ऐसा व्यक्ति भी गब्बर सिंह की तरह डाकू हो सकता है, लुटेरा हो सकता है। और आज मैं एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाते रहे हैं कि ये अडानी के माध्यम से अपना धन संग्रह करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन लगातार जो है इसकी जांच से सरकार भाग रही है, जो भी हमारी जांच एजेंसियां हैं वो नहीं जांच कर रही हैं। तो आप जो है इस वीडियो को देखिए। G20 का समय है, अलग अलग देशों से यहाँ लीडर्स आ रहे हैं और आज सुबह एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है। दो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में, दुनिया के जो मशहूर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं, ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा यहां फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। और ये गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। मतलब $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो ये सवाल इन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है, पेपर ट्रेल है, इंटरनल ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं।
तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग। चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं तो ये जो चाइनीज नेशनल है ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया? यह साबित होना चाहिए। यह दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो दो फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है? यह दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है। सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से या सालों से राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पे ये आरोप लगाते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो आर्थिक संबंध है वो अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और अडानी ग्रुप की जो अचानक से ग्रोथ हुई है नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान 2014 के बाद, वो एक शक भी पैदा करती है। कोई भी थर्ड पर्सन, देश का हो विदेश का हो, वो अगर नरेंद्र मोदी अगर वो अडानी की ग्रोथ को देखे, फाइनेंशियल ग्रोथ को देखे कि कैसे वो इतनी तेज़ी से ग्रोथ करते हुए दुनिया के दूसरे तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, तो इसमें संदेह करने में कुछ भी गलत नहीं है कि हो न हो ऐसा हो। तो राहुल गांधी ये आरोप लगातार लगाते रहे हैं और उनका कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र, अभी इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो है राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि $1 अरब रुपए को जो है भारत से विदेश भेजा गया और फिर विदेश से उसे वापस लाया गया। शेयर मार्केट जो होती है, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानते हो, मैं शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, मैं शेयर मार्केट में कभी कभार पैसे भी लगाता हूँ, तो जो भी शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि शेयर मार्केट का जो पूरा ओवरऑल बिहेवियर इस समय है वो नॉर्मल नहीं है, वो टेक्निकली नहीं चल रही है। वो कहीं ना कहीं से जब चाहे वो ऊपर चली जा रही है, जब चाहे नीचे चली जा रही है। यानी कि कहीं न कहीं से इसके पीछे खेल कोई है जो आम आदमी नहीं समझ पाता है। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद सेबी ने उसकी जाँच भी करी थी और सेबी के जो जांचकर्ता थे उन्होंने क्लीन चिट दी थी अडानी एंड ग्रुप को कि नहीं, ये मैनिपुलेशन शेयर्स का नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस अधिकारी ने, सेबी के जिस अधिकारी ने इस पूरे मसले की जांच करी थी, अडानी एंड ग्रुप को क्लीन चिट दी थी, क्लीन चिट देने के कुछ ही दिनों, हफ्तों बाद उस व्यक्ति को एनडीटीवी, आप जानते होंगे एनडीटीवी रवीश कुमार के नाम से जो कभी जानी जाती थी, लेकिन उसे छल प्रपंच से अडानी ग्रुप ने ख़रीद लिया, क्योंकि रवीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे जो कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बोलने से डरते नहीं थे, या यूँ कह सकते हैं कि वो मैनेज नहीं हो पाए थे इस कंपनी द्वारा। तो
उनकी उनके उस प्लेटफार्म को ही ख़रीद लिया गया, उनको बेदखल कर दिया गया कि न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। तो मेरा कहने का मतलब है कि सेबी की जिस अधिकारी ने अडानी एंड ग्रुप को क्लीन चिट दी थी, उसे कुछ ही दिनों हफ्तों बाद जो है एनडीटीवी का डायरेक्टर बना दिया गया। क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या इस बात से शक नहीं पैदा होती है कि उस जिस भी अधिकारी ने सेबी की जांच करी उसकी जांच मैनिपुलेटेड थी, लाभ के लिए करी थी, उसने क्लीन चिट दी थी और उसे एनडीटीवी का डायरेक्टर बनाकर उसे पुरस्कृत किया गया, उसे उपहार दिया गया, जिस उपहार की डील संभवतः हुई रही होगी। ये चीज़ें आपने राहुल गांधी को जो सज़ा मिली थी गुजरात कोर्ट द्वारा, जो वो डिफामेशन केस में उनको अधिकतम जो सज़ा होती है 2 साल की, वो जिस जज ने दी थी, उस जज का भी आपने देखा होगा कि उसे बड़ा प्रमोशन मिला इस आदेश को देने के बाद। तो क्या इस पे भी शक नहीं आपको होता है कि कहीं न कहीं पूरी जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उस पे प्रहार किया जा रहा है? तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ़ किसी व्यक्ति को ईमानदार इसलिए नहीं मान लिया जाना चाहिए कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। आगे नाथ न पीछे पगहा का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है। कुल मिला के जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि गब्बर सिंह भी लूटता था, लुटेरा था, जबकि गब्बर सिंह के आगे पीछे कोई नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हमने जो अंधविश्वास पैदा हो गया है, जो हम बस मान लेते हैं किसी चीज़ को कि नहीं, ये इनके पास कोई बाल बच्चे नहीं हैं तो ईमानदार ही होंगे, ऐसा नहीं होता है प्रायः। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें शक के दायरे में आती हैं। और अगर आप देखें आज माहौल देश का, तो जो राजनीतिक माहौल है, ख़ासकर लोकसभा का चुनाव जो है आने वाला है, और ढेर सारे विपक्ष के नेताओं का ये मानना है कि समय से पहले चुनाव की घोषणा हो सकती है। उसके अपने कारण हैं, उन कारणों को भी जो है ये मानना है विपक्षियों का कि जो एकता, इंडिया गठबंधन में इंडिया शब्द पे मेरी हमेशा से आपत्ति रही है, तब भी थी, आज भी है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। फिर भी INDIA गठबंधन जो है विपक्ष का, जिसमें ढेर सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठा हुई हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ये सारी पार्टियां कांग्रेस के साथ एकजुट रही तो निश्चित रूप से अगला चुनाव का परिणाम कुछ और हो सकता है, और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है और अडानी जी के बगल में जाकर बैठना पड़ सकता है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि वो समय अब आ रहा है जब नरेंद्र मोदी भी लाल कृष्ण आडवाणी के बगल वाली सीट पे बैठने जा रहे हैं। एनीवे, ये अलग विषय है। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है कि ईमानदारी की जो परिभाषा है वो नहीं है जो हमने बना रखी है। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें सब पे प्रश्न करने की ज़रूरत है। कोई भी प्रश्नों से ऊपर नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र पे अगर नरेंद्र मोदी पे और उनकी टीम पे आरोप लग रहे हैं कि ये लोग जो है फाइनेंशियल क्राइम करवा रहे हैं अपने मित्र अडानी के माध्यम से, तो उसकी जांच होनी चाहिए, वो तथ्य हमारे सामने आना चाहिए। और शक तो है, शक की बात तो है, शक की गुंजाइश भी है। दाल में कुछ काला है ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, तो उस दाल की सघन जांच होनी चाहिए कि आखिर दाल में ये काला कहाँ से आया है, क्यों आया है। और आज राहुल गांधी इस वीडियो में आपने देखा होगा कुछ विदेशी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से वो आरोप लगा रहे हैं। वो विदेशी न्यूज़पेपर्स ने इस ढंग का आरोप लगाया। मैं भी पहले भी एक समाचार मैंने पढ़ा था जिसमें ये कंपेयर किया गया था कि इंडिया में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर और एकदम चमत्कारिक है, मैजिकल ग्रोथ है। और उसमें कहा गया था कि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर एक मैजिकल ग्रोथ है, और साथ ही साथ अडानी का फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो भी एक मैजिकल ग्रोथ है। तो इन लोगों में संबंध भी है, दुनिया जानती है। इन लोगों के संबंधों के तार कहाँ तक हैं, इसकी जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। आपको भी हक है, अधिकार है कि आप जानें कि कहीं आपके प्राइम मिनिस्टर पे जो आरोप लग रहे हैं वो सही तो नहीं है।
तो कुल मिला के राहुल गांधी के जो आरोप हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए, जो भी जांच एजेंसियां हैं देश की, क्योंकि जांच एजेंसियां किसी की गुलाम नहीं होनी चाहिए जिस तरह से आज वो दिख रही हैं। तो बस मेरा वीडियो में कहने का मतलब यही है कि जांच होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गब्बर सिंह लुटेरा हो सकता है तो कोई भी लुटेरा हो सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके आगे पीछे कोई व्यक्ति है कि नहीं है, क्योंकि धन की लालच, पद की लालच, ये सब गंभीर दोष मनुष्य के अंदर होते हैं। उस गंभीर दोष का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हम किसी को कह सकते हैं कि इस तरह से छूट नहीं दे सकते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है इसलिए वो ईमानदार ही है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो देश है, ये जो देश का लोकतंत्र है, वो हम सबका है, हम सबके लिए है और हम सबके द्वारा है। तो इस तरह से अंधविश्वास करके एकदम से अंधे तरीके से किसी को भी सर्वश्रेष्ठ मान लेना और उस पे अंधा विश्वास करना निश्चित रूप से घातक साबित हो सकता है कल को हमारे लिए, हमारी आने वाली औलादों के लिए, हमारे आने वाले देशवासियों के लिए। तो एज ए सिटीज़न ऑफ कंट्री, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ आवर वेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू नो कि हम देखते रहें। ये देश ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर इस लोकतंत्र को हम ऐसे धर्म जाति के नाम पे छोड़ देंगे तो देश को ये लुटेरे लूट लेंगे। ये लूट के जो है विदेशों में धन संग्रहित कर देंगे। आपने मोदी को सुना होगा 2014 के पहले ढेर सारे वादों की फहरिस्त थी जिनमें से अधिकांश ये पूरे नहीं कर पाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई अगर इस पर डिस्कशन करना चाहे तो वो आएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उससे बात करूँगा। एक धारा 370 को छोड़कर अपने किसी वायदे पे खरे नहीं उतरे हैं। हर जगह ये मेरे नज़रिए से विफल ही साबित हुए हैं। तो 2014 में इन्होंने एक बात कही थी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, आप कह सकते हैं कि काला धन जो स्विस बैंक में जमा है भारतीयों का, उसको ये वापस लाएंगे, कुछ महीनों में, कुछ दिन में वापस लाएंगे। ढेर सारे लंबे लंबे वादे इन्होंने किए थे और एक आंकड़ा भी प्रस्तुत किया था कि इन पैसों को अगर बांटा जाएगा आम व्यक्ति में तो हर भारतीय के हिस्से में लगभग 15 लाख रुपये आएगा। क्या किया इन्होंने? और सरकार से पूछे जाने चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी संवैधानिक पद पे बैठा कोई भी व्यक्ति जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है, तो आखिर नरेंद्र मोदी क्यों उत्तरदायी नहीं है? तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें पूछने चाहिए कि आखिर ये जो बातें आपने करी थी वो क्यों नहीं हो पाई। आखिर कौन सी बाधाएं उत्पन्न हुई कि जो विदेशों में स्विस बैंक में देश का एक अपार धन जमा है काले धन के रूप में, उसको नरेंद्र मोदी वापस क्यों नहीं ला पाए? चुनाव 2014 से पहले इन्होंने अपना 56 इंच का सीना पीट कर जनता के सामने कहा था कि कुर्सी पे बैठने के कुछ महीनों के अंदर मैं ये पैसा देश में वापस लाऊंगा, देश का लूटा हुआ धन। वो लूटा हुआ धन आखिर ये क्यों नहीं वापस ला पाए? तो क्या ये एक शक का विषय नहीं है कि नरेंद्र मोदी भी उसी लूट टीम के एक हिस्सा बन गए? जैसा कि मैं कह ही रहा हूँ कि गब्बर सिंह किसके लिए लूटता था? उसके पास कोई परिवार नहीं था, फिर भी वो लुटेरा था। तो प्रश्न है, संदेह भी है, शक भी है। किसी भी व्यक्ति को आप इस तरह से छूट नहीं दे सकते हैं कि वो आपके विश्वास का अनावश्यक फ़ायदा उठाए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि संवैधानिक पद पे बैठा हर व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो लोकतंत्र में जनता का उत्तरदायी है। उसे जनता के प्रश्नों को सुनना पड़ेगा और उत्तर भी देना पड़ेगा। और जनता का कर्तव्य और दायित्व ये है कि वो प्रश्न करना सीखे, उसे प्रश्नों से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए प्रश्न करिए, उत्तर तलाशिए और तब निर्णय करिए कि कौन सही कौन गलत। धन्यवाद।